रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ कुछ अहम चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। मामला कुछ नाज़रीन यूँ है कि चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में एक अहम एतराफ़ उनकी तरफ से किया गया है और ये एतराफ़ नाज़रीन उस मामले पे किया गया है, उस इल्ज़ाम पे इमरान ख़ान साहब ने एतराफ़ किया जिसे तसलसल से चेयरमैन PTI रद्द करते चले आ रहे थे। लेकिन इस मरतबा उन्होंने इस इल्ज़ाम से मुतल्लिक़ किस किस्म का एतराफ़ किया है, एक तो ये आप नाज़रीन को बताएंगे और दूसरा उस इंटरव्यू में इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा यू टर्न लिया है और ये यू टर्न चेयरमैन PTI ने जस्टिस काजी फ़ायसा के मामले पे लिया है। कुछ अर्सा पहले इमरान ख़ान साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ायसा के बारे में क्या सोचते थे। अब चूँकि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और नामज़द जो जस्टिस काजी फ़ायसा साहब हैं वो 17 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, मनसब संभालेंगे। तो अब नामज़द चीफ जस्टिस के बारे में इमरान ख़ान साहब क्या फ़रमाते हैं, उनकी राय में क्या तब्दीली आई है, इस पर भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी हम शेयर करेंगे। और तीसरी नाज़रीन ख़ान साहब ने बात कही उस इंटरव्यू में, वो बड़ी काबिल ताज्जुब थी, वो बड़ी हैरानकुन थी। अब वो ऐसी क्या बात थी जो सुनने में मुझे भी काबिल ताज्जुब लगी, जिसने मुझे हैरान किया। वो तीसरी जो बात है वो मामला भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो तोशाखाना का मुकदमा है उसकी आज समाअत हुई है ट्रायल कोर्ट में। तो सबसे पहले मुख्तसर सा उसका अहवाल आपको बता देते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज की जो अदालती कार्रवाई है, जिस तरीके से इमरान ख़ान साहब के जो वकील हैं, मरकज़ी वकील ख्वाजा हारिस के जो मामून वकील हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि ख्वाजा हारिस साहब तो पेश नहीं हो सकते। हालांकि कल बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो अदालत को यकीन दहानी करा के गए थे जज दिलावर हमायूं साहब को कि आज हफ्ते के रोज़ जो है वो ख्वाजा हारिस साहब अदालत में मौजूद होंगे, ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट होगी। ख्वाजा हारिस साहब भी पेश नहीं हुए। तो जज साहब ने एक मौके पे कहा कि अगर आज आप पेश ना हुए ख्वाजा हारिस साहब, तो फिर मैं कंप्लेनेंट को सुन के फ़ैसला सादिर फरमा दूंगा। तो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, इलेक्शन कमीशन के वकील को सुन लें, हम पीर के रोज़ दलाइल दे देंगे। तो जज साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए। अमजद परवेज़ साहब ये दलाइल देते रहे, कुछ दलाइल हमने आपके साथ पिछले व्लॉग में बता दिए थे, लेकिन खुलासा फिर अमजद परवेज़ साहब के दलाइल का ये था कि PTI के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान साहब, वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार अदालत उन्हें नोटिस सादिर फरमाती है, लेकिन इमरान ख़ान साहब के इस्तिस्ना की दरख्वास्त आ जाती है। इमरान ख़ान के अपने दौरे हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनसे तोशाखाना की तफसीलात मांगी गई तो ख़ान साहब ने तफसीलात देने से इनकार कर दिया और जब अदालती हुक्म के ऊपर वो तफसीलात मंजर आम पे आईं तो फिर ख़ान साहब ने और उनके वकला ने यह ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि देखें जी 120 दिन गुजर चुके हैं, अब तो ये कंप्लेंट फ़ाइल नहीं हो सकती। तो इलेक्शन कमीशन का वकील ने कहा कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का जो इल्ज़ाम है, ये इसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसकी आपको आपकी जवाबदेही होनी है, आपने इसकी मनी ट्रेल देना है। ये नहीं कि इल्ज़ाम लगे, कुछ मामला डॉक्यूमेंट्स में आएँ, उससे सरफ नज़र हो जाएगा। कानून जो को इस तरीके से धोखा नहीं दिया जा सकता। तो ये अमजद परवेज़ साहब दलाइल देते रहे। बैरिस्टर गौहर साहब इमरान ख़ान साहब के जो मामून वकील थे, मरकज़ी वकील के, वो भी बैठे रहे। लेकिन फिर जो हुआ ये नाजरीन कि जब अमजद परवेज़ साहब के दलाइल का अख्ताम हुआ तो जज साहब ने कहा कि मैं अब इस दरख्वास्त की जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की है, इसके काबिल समात होने पर फ़ैसला महफूज कर रहा हूँ, कुछ देर के बाद मैं फ़ैसला सादिर फरमाऊँगा। बैरिस्टर गौहर अली साहब दोबारा रोस्टम पे आए। उन्होंने कहा कि देखें, आप ऐसा करें, जब 12 जुलाई तक वक्त है, आप हमें सुन लें, आप एक तरफा तौर पे फैसला ना करें। तो जज साहब ने कहा कि मैंने आपसे पहले कहा था, आपने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन आप खुद पेश नहीं हो रहे। आज तीसरा दिन था, आज हैट्रिक हो गई आपकी अदम हाजिरी की, और आपके इस तोशाखाना की केस की वजह से मेरी अदालत के जो दीगर केसेस हैं उन पर समात रुकी हुई है। तो मैं तो फैसला सादिर फरमाने जा रहा हूँ। तो फिर कुछ देर के बाद ये जो फैसला महफूज हुआ था, अदालत ने अनाउंस कर दिया, जज दिलावर हमायूं साहब ने, जिसमें इस कंप्लेंट को, तोशाखाना की फौजदारी कंप्लेंट को काबिल समात करार दे दिया गया है और 12 जुलाई को खान साहब के खिलाफ इस केस में जो गवाहान हैं, जो विटनेसेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, शहादतें हैं, उनको तलब कर लिया गया। तो ये एक बड़ी अहम जो है आज तोशाखाना के केस में डेवलपमेंट हुई है। अब आ जाते हैं जो खान साहब ने इंटरव्यू दिया है। नाज़रीन, 50 मिनट का इंटरव्यू है। मेरे उस्ताद कह लें साबिर शाकिर साहब,
उन्होंने ये इंटरव्यू किया है। अब साबिर शाकिर साहब ने जो सवालात पूछे, इस पे जो जवाबात है, कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें निकाले हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। एक नाज़रीन आपकी बात मैं आगाज़ में बता दूं कि ये एक इल्ज़ाम लगता रहा कि जो मौजूदा हमारे आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर शाह साहब, जब ये DGISI थे तो उन्होंने एक फ़ाइल तैयार की जिसमें खान साहब के घरेलू मामलात के हवाले से मलिक रियाज के तहाइफ आ रहे हैं, उनसे डायमंड के सेट मांगे जा रहे हैं, डायमंड के जो है वो ब्रेसलेट और अंगूठियाँ मांगी जा रही हैं, और बनी गाला में पैसे कैसे पहुँच रहे हैं, कौन कौन किस किस का क्या किरदार है। तो ये जब फाइल्स खान साहब को पेश की गई, DGISI उस वक्त के आसिम मुनीर शाह साहब जो कि अब आर्मी चीफ़ हैं, तो खान साहब ने किया ये कि वो फाइल तो देखी खान साहब ने, लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर शाह साहब का DGISI के अहदे से ट्रांसफ़र करवा दिया और फैज़ हमीद साहब को इमरान खान साहब ने DGISI बनवा दिया। लेकिन ये सवाल जब भी खान साहब से हुआ या खान साहब की पार्टी के लोगों से हुआ तो वो सरफ़ नज़र कर गए, इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब साबिर शाकिर साहब ने जो सवाल पूछा, उनके सवाल के अंदर ये बात मौजूद थी कि देखें कि जो उस वक्त के DGISI थे उन्होंने आपको एक फ़ाइल भेजी थी और उस फाइल के बना के ऊपर आपने DGISI को तब्दील करवा दिया था, ये कहते हो कि ये DGISI ने अपनी डोमेन से तजावज़ किया है। और फिर खान साहब ने उनसे कुछ और सवाल पूछा तो खान साहब ने इसका जवाब ये दिया साबिर शाकिर साहब के सवाल के ऊपर कि मैं ये समझता हूँ कि मैं उस वक्त वज़ीर आज़म था और मैं ये समझता था कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता था, तो फिर काम नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मैं अगर आऊँगा तो जो बैठा है उसकी पोजीशन चली जाएगी, यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह को मैं डीनोटिफाई कर दूंगा, तो ये खान साहब कह रहे थे प्रोपोगंडा किया जा रहा है। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मैं तो बाजवा को मैंने अपना डीनोटिफाई नहीं किया, वो मेरे खिलाफ जो है इतने वो मेरे खिलाफ मतलब काम करता रहा, मेरी कमर में खान साहब जिस तरह कहते हैं कि छुरा घूमता रहा, तो मैंने तो उसको कभी मैंने कोशिश नहीं की इदारों में मैं मुदाखलत करूं। मैं तो चाह रहा था कि इदारों में मुदाखलत ना हो ताकि इदारे मजबूत हों। ये खान साहब नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि किस किस्म का चिट्टा झूठ बोल रहे थे, साफ झूठ बोल रहे थे। ये जो इदारों में मुदाखलत ना करने वाली बात है, जैसे कि मैंने कहा था कि एनालिसिस भी साथ साथ एक एक पॉइंट करेंगे। क्या आसिम मुनीर शाह साहब को ये जो पहले तो ये बात है ना कि ये कभी एतराफ़ नहीं किया। अब जब साबिर शाकिर साहब ने सवाल के अंदर चीज़ों को रखा कि आसिम मुनीर शाह साहब ने वो फाइल भिजवाई थी, उस फाइल पर एक्शन लेने के बजाय बतौर प्राइम मिनिस्टर आपका एक्शन लेना बनता था, आपने DGISI को चेंज करवा दिया। तो खान साहब ने इसको कंटेस्ट नहीं किया। खान साहब ने कहा मैं तो समझता था कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया, क्या करता। लेकिन वो फाइल का खान साहब ने उस पर एहतजाज नहीं किया कि मेरे पास फाइल आई थी। अब वो फाइल पहुंचने वाली जो बात है, जो आसिम मुनीर शाह साहब ने खुफिया फाइल तैयार की आई थी, उसका खान साहब ने एक तरह से एतराफ़ कर लिया है। लेकिन साथ ही जब फैसल नसीर साहब से मुतल्लिक जो DGC हैं उनसे मुतल्लिक सवाल हुआ, साबिर शाकिर साहब ने किया, तो खान साहब ने कहा कि देखें, और बड़ी अहम खान साहब ने बात की, यानी एक जवाज़ खान साहब ने पेश किया कि फ़ौज पे तनकीद करना, किन मामलात पे तनकीद करना किस लिए नागुज़ीर होता है। अब खान साहब का जवाब सुने साबिर शाकिर साहब के सवाल के ऊपर। खान साहब ने कहा कि अगर काली भेड़ें हैं फ़ौज के अंदर तो इन पर तनकीद ना करना दरअसल फ़ौज के साथ जुल्म है। यानी खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर फ़ौज के अंदर काली भेड़ें हैं, आप तनकीद नहीं करेंगे तो ये फ़ौज के साथ इसलिए जुल्म होगा कि फ़ौज बतौर इदारा उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये है, सवाल नाज़रीन ये है एनालिसिस ये है कि जब खान साहब के वज़ीर आज़म होते हुए मरीम नवाज़ हो गए, नवाज शरीफ हो गए, वो जब जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज़ करते थे, वो जब फैज़ हमीद को क्रिटिसाइज़ करते थे, तो तब तो आप कहते थे कि ये गद्दार हैं, आप उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात का इंदराज कराते थे। आप आज ये कहते हैं कि अगर वो कोई काली भेड़ों पे तनकीद ना करे तो वो जुल्म है। तो वो जब उस वक्त तनकीद कर रहे थे, उन काली भेड़ों की निशानदेही कर रहे थे जो आपको इक़्तिदार में लेके आए थे, जो इमरान खान प्रोजेक्ट को चलाने वाले थे, उसकी एग्जीक्यूशन करके उसे पाया तकमील तक पहुँचाने वाले थे, आपको प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बिठाने वाले थे, तब तो आप कहते थे कि नहीं, फ़ौज तो आर्मी चीफ जो है वो तो बाप होता है, उसके खिलाफ तो बात नहीं हो सकती, तब आप इस तरह की बातें करते थे। लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि तनकीद करना नागुज़ीर है, अगर नहीं करेंगे तो फ़ौज के साथ जुल्म होगा। अब बहुत सारे दोस्त मुझे कंटेस्ट कर सकते हैं, ये बात तो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, जनरल बाजवा साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि हम खान साहब को लेके आए। बाजवा साहब की बात को निकाल दें आप, इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं, उनकी बातों के स्टेटमेंट मौजूद हैं जिसमें खान साहब ने कहा था कि मैं तो बेबस था, मेरे पास तो अख्तियार ही नहीं था, सारे अख्तियार तो आर्मी चीफ के पास थे, मैं तो कठपुतली था जो सीट पे बैठा हुआ था, मेरी तो डोरियां हिलाई जाती थी, मैं तो कोई फैसला नहीं ले सकता था। ये खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्हें लाने वाले कौन थे, वो तो कठपुतली थे, एक फेस थे, लेकिन अख्तियारात तो कोई और इस्तेमाल कर रहा था। तो ये खान साहब अगर आज ये कह रहे हैं कि तनकीद करना नागुज़ीर है, तो जब वो उनके अपने सियासी मुखालफिन करते थे तो खान साहब उन्हें क्यों अरेस्ट करवाते थे, क्यों मुकदमात का इंदराज कराते थे,
क्यों अपने वुज़रा की जो फ़ौज थी उसको छोड़ देते थे कि आप इनको काउंटर करें। तो इसका खान साहब के पास आज सवाल पूछ लें, जवाब तो होगा लेकिन मंतक नहीं होगी। अगली बात खान साहब से हुई आसिम मुनीर शाह साहब के हवाले से। फिर तो खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह के साथ मेरी क्या लड़ाई है, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं। और फिर खान साहब ने कहा कि ये जो लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मैं तो आज भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यानी खान साहब का मकसद ये है, बातों से जो तासुर मिलता है कि खान साहब ये कहते हैं कि बस आसिम मुनीर शाह साहब मुझे ले आएँ, मैं उनके साथ भी चल निकलूँगा जिसे मैंने हटाया था। यानी इस तरह की खान साहब सोच के मालिक हैं। अब एक और बात जो खान साहब ने की, जो जस्टिस काजी फायसा के बारे में नहीं आर्मी चीफ के बारे में एक और खान साहब ने बात कही। खान साहब ने कहा आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से, मतलब वो अपने आप को अच्छा बना के पेश करना, तो मैं तो बड़ा अच्छा था, मैंने तो आसिम मुनीर शाह साहब के साथ मेरा कोई मसला नहीं था। आप मेरे बयानात खान साहब ने कहा निकाल के देखें, मैंने तो आर्मी चीफ की तकरीर के ऊपर मुदाखलत नहीं की, मेरे तमाम बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये जब खान साहब बात कह रहे हैं ना, खान साहब खुद अपने बयानात निकाल के देखें कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी आप क्या बयानात दे रहे थे। अब उन बयानात को निकालने से पहले खान साहब के जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे तनवीर इलियास साहब, उनका बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि जब खान साहब लॉन्ग मार्च करने आ रहे थे 26 नवंबर को, तो मैंने खान साहब को कहा था कि खान साहब 26 नवंबर को ना करें, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बाद में रख लें। तो तनवीर इलियास के मुताबिक खान साहब ने कहा था कि 2 दिन के बाद तो फिर आसिम मुनीर शाह को ये आर्मी चीफ बना देंगे। यानी आपका अपनी पार्टी का बंदा कह रहा है गो कि अब वो आपसे बागी हो चुका है, आप उसे पार्टी में निकाल चुके हैं या वो पार्टी छोड़ चुका है। वो ये कह रहा है कि आपने खुद उसको टेलीफोन पे बताया था कि अगर हमने देर की लॉन्ग मार्च में तो आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाएंगे। लेकिन उससे हट के खान साहब अगर अपना एक गैर मुल्की मीडिया को खान साहब ने इंटरव्यू दिया था, वही निकाल के देख लें। उसमें खान साहब ने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आसिम मुनीर शाह साहब को ना लगाएं, बाकी जिसको मर्जी लगा दें। तो खान साहब आप उनकी अपॉइंटमेंट में रोड़े अटका रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे कि आसिम मुनीर शाह साहब को आर्मी चीफ लगाया जाए। अब आ जाते हैं कि जैसे काजी फायसा के बारे में खान साहब अब क्या राय रखते हैं। पहले तो साबिर शाकिर साहब का सवाल पूछा कि साबिर शाकिर साहब का एग्जैक्टली सवाल क्या था। साबिर शाकिर साहब ने सवाल किया कि नून लीग वाले समझते हैं कि जस्टिस काजी फायसा जो कि नामजद चीफ जस्टिस हैं, जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तब इलेक्शन की तारीख का और इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, जिससे नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म होगी, आप नाअहल हो जाएंगे और वो यानी नवाज शरीफ अहल हो जाएंगे। ये तहमीद बांधी है साबिर शाकिर साहब ने। आगे चल के उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान साहब, ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जो रेफरेंस जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ आया था ये आपने दायर किया था, आप पूरी बात बताएं इस रेफरेंस के हवाले से कि ये रेफरेंस कहाँ से आया था और उस वक्त DGISI कौन थे। तो इसमें गालिबन जो पूछना चाह रहे थे या कुरीदना चाह रहे थे साबिर शाकिर साहब, मेरे उस्ताद साहब, तो वो कुरीदना चाह रहे थे कि जब ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था जस्टिस काजी फायसा के खिलाफ, तो DGISI उस वक्त आसिम मुनीर शाह साहब थे। लेकिन आज आपको बता दें कि एग्जीक्यूशन में उस रेफरेंस के तैयारे में आसिम मुनीर शाह साहब का ज़रा बराबर भी ताल्लुक़ नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर ये नीचे से जिसका डायरेक्ट उस रेफरेंस के साथ ताल्लुक़ था उसने सारी एग्जीक्यूशन कराई थी। अब इसमें खान साहब ने जवाब क्या दिया। खान साहब ने कहा मैं तो जस्टिस काजी फायसा से कभी मिला नहीं, मुझे तो बताया गया कि ये लंदन की उनके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स के ऊपर नाहिल हुए, मैंने अपने लंदन के अपार्टमेंट का जवाब दिया, मनी ट्रेल दी। अच्छा, वो मनी ट्रेल भी खान साहब ने कैसे दी थी, वो भी चूँकि हम उस वक्त तमाम चीज़ों को कवर कर रहे थे, एक एक चीज़ का पता है। यानी खान साहब के जो फ़ोटो कापियाँ आई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की, बिल्कुल ठीक है जी, खान साहब की मनी ट्रेल आ गई। लेकिन जो शरीफ ख़ानदान ने मुआहदे ला के दिखाए अरबियों के साथ, दुबई की हुकूमत के साथ, वहाँ पे स्टील मिल लगाने के हवाले से, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो कि ओरिजिनल कॉपियों की फ़ोटो कापियाँ थी, ओरिजिनल भी दिया गया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये एक तफरीक थी उस वक्त। लेकिन बहरहाल खान साहब ने कहा कि मैंने अपने लंदन फ्लैट का हिसाब भी दिया, और जब ये रेफरेंस आया, जब ये चीज़ें सामने आई काजी फायसा के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 ऑप्शन थे। अब वो 3 ऑप्शन खान साहब के सुन लें। एक खान साहब ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं ये कह देता कि जज साहब जो हैं वो कानून से बालातर हैं, तो मैं उनके खिलाफ कुछ ना करता। दूसरा खान साहब ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं खुद एक्शन लेता। अब ये जो खुद एक्शन लेने वाला जो ऑप्शन जिसकी खान साहब बात कर रहे थे इंटरव्यू में, हुकूमत के पास किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अख्तियार नहीं, अब आज की हद तक कोई अख्तियार नहीं है, सिर्फ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो सकती है। तीसरा खान साहब ने कहा कि मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं रेफरेंस भिजवा दूं, तो खान साहब ने कहा जी मैंने रेफरेंस भिजवा दूं। और फिर खान साहब ने सवाल कर लिया जस्टिस काजी फायसा से, उसे इंटरव्यू में साबिर शाकिर साहब के यूट्यूब चैनल के विसातत से, तवसत से, कि जस्टिस काजी फायसा साहब ये बताएं कि मेरी जगह पे वो होते तो वो क्या करते। अब जस्टिस काजी फायसा साहब का इस पर जवाब क्या हो सकता है, खान साहब का सवाल क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं
चीज़ों को समझते हुए सवाल नाज़िम पे जैसे से ये बनता है तीसरे का कि खान साहब जैसे कह रहे कि मेरे पास तो ऑप्शन था नहीं, मैंने तो फिर भिजवा दिया, काजी फैसल साहब मेरी जगह पे होते तो क्या करते। तो काजी फैसल साहब अगर इमरान खान साहब की जगह पे होते नाज़िम, वो ये करते, ये जो इल्ज़ामात आए थे ये काबीना के सामने रखते, सदारत करते उस इजलास की अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते, और बाकायदा अप्रूवल लेके इस मामले की इंक्वायरी कराते। लेकिन खान साहब ने क्या किया, इंक्वायरी नहीं कराई, बग़ैर इंक्वायरी कराए काबीना का फ़ैसला लिया बगैर, ये नीचे से वज़ीर कानून साहब और ये मुशीर दाखिला जो थे शहजाद अकबर साहब ये रेफरेंस बनाते रहे, तहकीकात करते रहे, और फिर रेफरेंस बना के खान साहब को पेश किया गया, और फिर वो रेफरेंस जो है वो उसे सदर साहब के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवा दिया गया। तो अगर काजी फैसल साहब होते तो इस मामले की पहले तहकीक कराते, तफ्तीश कराते कि क्या यह मामला बराह रास्त जो है वो किसी जज से मुतल्लका है या नहीं है, फिर आगे चलते। लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया जो कानूनी और आइनी तौर पर तकाजा था। और फिर ये देखें कि जब ये रेफरेंस काजी फैसल साहब के खिलाफ बनाया जा रहा था, उनकी निगरानी की गई, उनके ख़ानदान की निगरानी की गई, और फिर ऐसे मौके को भी जो खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, यानी इतना इस बंदे को एहसास नहीं कि उस वक्त नोटिस भेजा गया जस्टिस काजी फैसल की अहलिया सरीना ईसा को, जब उनके वालिद का जनाजा घर पे पड़ा था तो उन्हें नोटिस भिजवाया गया FBI की तरफ से, जो उनके घर पे चस्पा किया गया। अंदर जनाजा पड़ा है, पीछे इमरान खान साहब की हुकूमत मुशीर दाखिला शहजाद अकबर के तावन से, फ़रोग नसीम के तावन से, और पीछे फैज़ अमीर साहब थे, और फिर वो नोटिस जो है वहाँ पे चश्मा करवाया गया। तो खान साहब को तो अब एहसास ही नहीं कि मैं क्या करता रहा। अब कहते हैं कि मेरी जगह पे काजी फैसल साहब होते तो क्या करते। और फिर इसके साथ साथ नाज़रीन, जो वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उसमें जिस तरीके से काजी फैसल साहब को, उनके ख़ानदान को टारगेट किया गया, इस शख्स को इस बात का एहसास भी नहीं कि जो कुछ उन्होंने मीडिया कैंपेन की जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़, वो और उनके घर के जो बाकी अफराद हैं, अहलियाँ हैं, बच्चे हैं, वो किस करब से गुजरे होंगे, किस दुख और तकलीफ़ को उन्होंने सहा होगा, खान साहब को इस बात का इतराफ़ भी नहीं। और ये खान साहब यू टर्न लेते रहते हैं। इससे पहले खान साहब ने कहा था कि गलती हो गई, हमारा रेफरेंस दायर करना हमारी गलती थी, और फिर खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे सवाल पर कहा था, वो अगले दिन अखबारात की हेडलाइन बनी थी, बैनर लाइन बनी थी, खान साहब ने कहा था कि हमें तो प्रॉपर्टीज़ का बताया गया था, हमने तो रेफरेंस दायर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस था वो कुछ और ही मामला था, उसका कुछ और ही मकसद था, वो कहीं और से आया था। आज खान साहब वो पहले वाली ज़ीरो पोजीशन में दोबारा वापस आ गए। यानी खान साहब वक्त के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करते रहे। तभी तो खान साहब को कहा जाता है कि ये खान साहब नहीं बल्कि यू टर्न खान है। और फिर खान साहब ने कहा कि जज की पहचान जो है उसका फैसला होते हैं, अदलिया में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी खान साहब भी कह रहे थे कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अदालत जो है, जज जो है, अपने फैसलों से पहचाना जाता है, और अदलिया में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या एग्जेक्टिव में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि किसी के कहने के ऊपर, किसी की इमा के ऊपर आप रेफरेंस दायर करें और फिर उसके खिलाफ मीडिया कैंपेन भी चलाएं, फिर उस ख़ानदान की आप निगरानी भी करें, जासूसी भी करें, उन्हें मेंटली टॉर्चर भी करें, और फिर आप कहें हमसे गलती हो गई, फिर आप कहें मेरे पास ऑप्शन क्या था, फिर आप कहें कि मेरी जगह पे जस्टिस काजी फैसल होते वो क्या करते। अजीब बात है। और फिर खान साहब ने आखिरी जो काबिल ताज्जुब बात की, खान साहब ने कहा मेरे लिए तो 3.5 साल बतौर वज़ीर-ए-आज़म बड़ी मुश्किल थे, मैं तो आज़ाद आदमी था, मैं तो आज़ाद ही चाहता था, वज़ीर-ए-आज़म बन के तो मैं फंस गया। खान साहब कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बन के मैं फंस गया। अब मुझे अपने दादा की एक बात याद आती है, मेरे मरहूम दादा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो शॉप पे बैठा करते थे, मैं भी छोटा था, छोटे होते वालिद साहब ने शॉप पे बिठा दिया, दुकान पे बैठ के पढ़ा, प्राइवेट पढ़ा, जैसे कैसे चलें MA कर ही लिया। तो दादाजी के पास कोई गाहक आता था ना, तो वो रियायत मांगता था, रियायत कर दें, तो दादाजी कहा करते थे कि रेत नहीं है हमारे पास। मैंने वो रियायत कहता था, वो आगे से रेत कहते, रेत हमारे पास नहीं होती। फिर वो गाहक कहता कि भाई हम आपके पास चीज़ ख़रीदने के लिए आए, आप हमारे साथ ऐसे बात करें, रियायत की बजाय अगर रेत की बात करें। तो दादाजी फरमाते थे, उनकी अपनी एक तबीयत थी, सख्त तबीयत के थे, रियायत वाली बात उन्हें काबिल कबूल नहीं होती थी। तो वो आगे से ये फरमाते थे कि मैंने तुम्हें चिट्ठी तो नहीं लिखी थी कि तू मेरी दुकान पे आ और चीज़ें ख़रीद। यानी इस तरह से वो हमारे दादाजी उस गाहक को जवाब दे देते थे। तो खान साहब भी कह रहे थे कि मैं वज़ीर बन के फंस गया। भाई आपको पाकिस्तान की आवाम ने चिट्ठी लिखी थी कि आप आएँ, सियासी जमात बनाएँ, आप आज़ाद मुंश इंसान हैं, आप आज़ादी चाहते हैं, आपका शौक़। क्योंकि खान साहब ने कहा कि मेरा शौक़ तो ये है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, शिकार करना मेरा शौक़ है, ट्रैकिंग करना मेरा शौक़ है, लेकिन मैं वज़ीर बन के फंस गया। तो खान साहब आपको किसने कहा था? आपकी अपनी मर्ज़ी थी, आपने सियासी जमात बनाई, आप वज़ीर पाकिस्तान बनना चाहते थे, और जब आप बन गए अब आप कहते हैं कि मैं तो फंस गया, मैं तो आज़ाद मुंश इंसान था, अकेला रहना चाहता था, ट्रैकिंग करना चाहता था, मैं शिकार करना चाहता था, वो सारी चीज़ें मुझसे छिन गई।
जो खान साहब ने आपने एहसान नहीं किया आवाम के ऊपर, ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी। लेकिन इस ख्वाहिश के बरक्स ये ख्वाहिश शर्मिंदा कैसे ताबीर हुई, इस ख्वाहिश को पाया तकमील तक किसने पहुँचाया, ये अब राइटिंग ऑन द वॉल है, ये अब ज़बान ज़द आम है। अब बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि आप अपनी खुद बातों से एतराफ़ कर चुके हैं कि आप आए नहीं थे, आप लाए गए थे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।